हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एकाग्रता ढाल के साथ मूव करते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स ढलान या उतार की तरह जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी या ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स को कम सांद्रता वाली जगह से अधिक सांद्रता वाली जगह पर जाना हो, यानी एकाग्रता ढाल के खिलाफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर मॉलिक्यूल्स को मूव करना हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कैसे मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बाय रिक्वायरिंग एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक मूवमेंट है सब्सटेंसेस की अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत नहीं थी। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति साइकिल करता हुआ ब्रिज के नीचे उतर रहा है, तो क्या होगा, वो डाउन हिल मूव कर रहा है, तो उसमें उसको पेडल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर उसको साइकिल चला के ब्रिज के ऊपर चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो उसको पेडल करना पड़ेगा, यानी कि उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपहिल जब मूव करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है। उन सेल्स में, जो सेल्स जो हैं कि हाई कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की एक्यूमुलेटेड रखते हैं, जैसे कि आयंस, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, उनमें इनकी और ज़रूरत होती है, इसलिए वो लो कंसंट्रेशन से फिर इन्हीं जगहों पर आके एक्यूमुलेट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल जो हम लेते हैं सबसे अच्छा, वो है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस। 3 तरह के पंप्स जो है वो स्टडी करते हैं: सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, कैल्शियम एटीपीएस पंप एंड प्रोटॉन पंप या सोडियम आयन पंप। हम जो है इस क्लास में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टडी करेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 तरह का होता है: प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपीए यूज़ होती है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो, उसमें डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हम उसको कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एनर्जी को यूज़ करता है किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एनर्जी जो है वो एटीपी से मिलती है। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली सोडियम आयन से कपल हो जाती है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये आयंस जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण जो हम स्टडी करेंगे वो है सोडियम पोटेशियम पंप। यह एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें 3 सोडियम आयंस सेल के बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं उसको रिप्लेस करते हुए सेल के अंदर आते हैं। दोनों ही आयंस जो हैं वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम जो है, हम पंप जो है हमने स्टडी किया, वो ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम और पोटेशियम को। तो सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को सेल के बाहर और पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है बाय अ साइकिल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। हर साइकिल में 3, हमने अभी जैसे शुरू में बताया मैंने, 3 सोडियम आयन सेल के अंदर आते हैं
और 2 पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाते हैं। तो कैसे होता है ये प्रोसेस, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू में जब टू बिगिन विथ, पंप जो है वो अंदर की तरफ खुला हुआ होता है, इनसाइड द सेल, दैट इज टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। इस फॉर्म में पंप जो है वो उसकी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स सोडियम आयंस, और 3 सोडियम आयंस जो हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम आयंस पंप के साथ अटैच होते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं पंप को कि वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो। एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक एडीपी एंड फॉस्फेट ग्रुप इज फॉर्म। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है, दिस 1 फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आके पंप के साथ अटैच हो जाता है। सो इट इज नाउ नोन टू बी फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेशन जब होता है तो पंप का शेप जो है वो चेंज होता है, वो अपने आप को रीओरिएंट करता है और अब वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की तरफ खुलता है, यानी कि उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, रीओरिएंटेशन होता है और वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की तरफ अब खुलता है। जैसे ही वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की तरफ खुलता है तो पंप की अब कोई भी एफिनिटी जो है वो नहीं रहती है टुवर्ड्स सोडियम, और उस लो एफिनिटी के चलते वो सोडियम को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में रिलीज कर देता है। और अब उसकी एफिनिटी जो है वो किसकी तरफ बढ़ती है, पोटेशियम की तरह। तो जब चेंज एफिनिटी हुई उसकी, तो लो एफिनिटी जब उसकी सोडियम आयंस के प्रति हुई तो उसने सोडियम आयंस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में छोड़ दिया। अब ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है पंप, और जब ये बाहर की तरफ फेस करता है तो इसकी एफिनिटी जो है वो पोटेशियम की तरफ बढ़ जाती है। और क्योंकि एक फॉस्फेट अटैच्ड है तो बाकी 2 स्पेसेस पर आकर जो है पोटेशियम अटैच हो जाता है। जैसे ही पोटेशियम अटैच होता है वैसे ही फॉस्फेट जो है वो वहां से फ्री हो जाता है, जो कि स्टेप 2 में इस पे अटैच हुआ था। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप इसमें से हटता है तो पंप में फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है, और अब फिर से वो इंटरनल सेल की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ फेस जो है वो खुल जाता है। इस इन्वर्ट फेसिंग शेप में जब अब वो दोबारा से इन्वर्ट फेस कर रहा है पंप, तो पंप फिर से क्या होगा, इट विल लूज इंटरेस्ट इन पोटेशियम आयंस और वो पोटेशियम आयंस को फ्री कर देगा। और जैसे ही वो पोटेशियम आयंस को फ्री कर देगा यानी कि वो वापस से अपने स्टेप 1 वाले स्टेज पर आ जाएगा, जहाँ पे उसकी एफिनिटी जो है वो फिर से सोडियम आयंस के लिए बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फंक्शन करता है। इस डायग्राम में हम अगर इसको समझें तो ये सोडियम पोटेशियम पंप साइकिल दिखा रहे हैं। दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल, ये साइटोप्लाज्म है, एंड दिस इज द आउटसाइड, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है। अदर इनसाइड क्या अटैच होएगा यहाँ पर आकर, सोडियम आयंस। तो ये सोडियम 3 सोडियम आयंस जो है वो इसमें अटैच हो रहे हैं। जैसे ही ये अटैच होते हैं तो एटीपी जो है उसका हाइड्रोलिसिस होता है एंड अ फॉस्फेट इज रिलीज जो इस पे अटैच हो जाता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, वो अपना फेस बदलता है एंड नाउ इट ओपन्स टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और यहाँ पर ये आकर सोडियम आयंस जो हैं उनको फ्री कर देता है। जैसे ही यहाँ सोडियम आयंस फ्री होते हैं तो इसकी एफिनिटी जो है इस साइड पे अब वो पोटेशियम की तरफ बढ़ जाती है। तो इस प्रोटीन की जब पोटेशियम की तरफ एफिनिटी बढ़ती है तो 2 पोटेशियम आयंस इस पर आकर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि एक पर ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच्ड है। ये पोटेशियम अटैच होते ही इसका अगेन कॉन्फर्म जो है वो चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन, और अब ये जो है फेस करता है दोबारा से अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत क्लियर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इट इज फेसिंग, द पंप इज फेसिंग टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सेल, यहाँ दोनों जगह इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब जब पोटेशियम आयंस इस पर अटैच होते हैं तो फिर दोबारा से ये इंटरनल जो पंप जो है वो इंटरनल साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करता है, यहाँ पर ये पोटेशियम आयंस को फ्री कर देता है। जैसे ही ये यहाँ पे पोटेशियम आयंस को फ्री करता है तो ये वापस स्टेज 1 शुरू हो जाती है, जहाँ पे इसकी एफिनिटी फिर से जो है सोडियम आयंस की तरफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज जो है वो हो जाता है।
नाउ व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी कपलिंग नहीं होती है. देयर इज नो डायरेक्ट एटीपी कपलिंग. Cellular processes that use secondary active transport require leftover energy stores from primary active transport. ठीक है, जो लेफ्ट ओवर एनर्जी होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, उसको जो है वो यूज करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स. यह एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में स्टोर होती है. जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस कैरियर प्रोटीन और एनर्जी को शेयर करता है. ठीक है, और एक सेकेंड मॉलिक्यूल जो है उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देता है. इसको विस्तार से हम समझे तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा इस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो इस्टेब्लिश होता है उसके द्वारा एनर्जी को यूज करते हैं. यह इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को एनर्जी जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा क्रिएटेड है उससे अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, दिस कैन बी ब्रॉट इनटू द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल्स. तो इसको हम इधर इस तरीके से समझ सकते हैं. ये अंदर जो है ये ग्लूकोज है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर हम इसको बोलते हैं. तो जैसे ही यहाँ पर दो चीज़ें अटैच्ड हैं, एक थर्ड ग्लूकोज जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है. दो सोडियम अटैच्ड हैं, साथ में ग्लूकोज जो है वो उसमें अटैच हो जाता है और इसका ट्रांसपोर्ट जो है उसके साथ हो जाता है. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसी के साथ एक मॉलिक्यूल जो है ये भी अटैच हो जाता है. सो दस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम कपल्ड ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. ये दो तरह के होते हैं को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर. सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर, उसमें क्या होता है, कपल ट्रांसपोर्ट में साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट होता है दो सब्सटेंसेस का अक्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, अगर दोनों सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ए एंड बी, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, तो ये होता है सिम्पोर्टर. अगर दोनों सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि एक अंदर आता है और एक बाहर जा रहा है सेल के, तो दिस इज नोन एज एंटीपोर्टर. लेकिन बोथ सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर जो हैं दे कलेक्टिवली फॉर्म अ को ट्रांसपोर्ट. तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो कि which perform this type of transport are the transmembrane ATPases. transmembrane ATPases जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं. Now what is bulk transport? ये हम जो भी ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स का एक एक दो दो करके हो रहा है. जब बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट मूव सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फ्लूइड्स एंड पार्टिकल्स इनटू द सेल. तो वो सेल के अंदर उनको मूव करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है ये जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पार्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं इनसाइड दी सेल. सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है और एक पॉकेट सा फॉर्म करती है. जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक पॉकेट सा वो फॉर्म कर लेती है जो कि टारगेट मॉलिक्यूल के चारों तरफ फॉर्म हो जाती है. ये फिर धीरे धीरे पॉकेट जो है वो पिंच्ड ऑफ हो जाती है और पार्टिकल एक वैक्यूल के अंदर फॉर्म हो जाता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है. तो एंडोसाइटोसिस जो है वो तीन तरह के होते हैं. फेगोसाइटोसिस, यह वो प्रोसेस है दैट टेक्स द मैक्रोमोलिक्यूल्स द सेल नीड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ये भी एंडोसाइटोसिस का एक वेरिएशन है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि सेल्स हैं दे आर टेकन इनसाइड.
इसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे सेल्स को इन्वेड करती हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो कि एक WBC का टाइप होते हैं वो उसे सराउंड करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेगोसाइटोसिस। बाकी दो तरह के कौन से हैं, एक है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। इसमें सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड के चारों तरफ से सराउंड करती है और वेसिकल फॉर्म करती है। ज़्यादातर यही माना जाता है कि ये अजम्पशन है कि सेल जो है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ले रही है, बट इन रियलिटी क्या होता है, उस फ्लूइड के साथ जो सॉल्यूट्स हैं वो भी सेल के अंदर आ जाते हैं। देन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या है, इट इज द अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस बाय द सेल्स which is targeted to a single type of substance जो एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं। यानी कि दिस इज अगेन अ वेरिएशन ऑफ एंडोसाइटोसिस जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस। पार्टिकल प्रोटीन्स इन पे बाइंड होते हैं, जहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में वो उन पे बाइंड होते हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है और पार्टिकल्स और प्रोटीन्स जो हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये दिस इज द डायग्राम फॉर पिनोसाइटोसिस जिसमें बल्क ट्रांसपोर्ट लिक्विड का हो रहा है और दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है जिसमें कि स्पेशल बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो अलग होती हैं। नाउ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, इट इज इट अ प्रोसेस रिवर्स देन एंडोसाइटोसिस जिसमें कि सब्सटेंस सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। इट इज द ऑपोजिट प्रोसेस और सब्सटेंस सेल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत असेंशियल है कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सेलुलर लेवल पर हम देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इसके क्या हैं कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमने अभी स्टडी किया, इससे सोडियम और पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स मूविंग अलोंग द ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम आयंस जो कार्डियक मसल सेल्स के अक्रॉस मूव करते हैं। ग्लूकोज जो सेल के अंदर और बाहर मूव करता है। अ मैक्रोफेज जो कि बैक्टीरियल सेल को इंजेस्ट करता है। एंजाइम सिक्रीशन, रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन सेल्स के साइनेप्स के टाइम, एंड वाइट ब्लड सेल्स जैसे हमने स्टडी किया जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, हमने फेगोसाइटोसिस में से अभी स्टडी किया था। तो दीज आर दी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट